दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आजकल रेयर अर्थ की बड़ी चर्चा हो रही है और आज जानने की कोशिश करते हैं कि यह दुर्लभ तत्व यानी रेयर अर्थ क्या है, क्यों ये तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों 17 धातुओं के संग्रह को रेयर अर्थ की श्रेणी में रखा गया है। रेयर अर्थ यानी असामान्य रूप से चमकदार एवं सुचालक होने के साथ साथ इनके अंदर चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। जब रेयर अर्थ को दूसरी धातुओं जैसे आयरन या किसी अन्य के साथ एलॉय या मिक्स किया जाता है तो रेयर अर्थ की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसका नाम रेयर अर्थ जरूर है, पर ये न तो रेयर हैं न ही अर्थ की कैटेगरी में आते हैं। 18वीं शताब्दी में जब इस धातु की खोज हुई तब यह कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड के घटक के रूप में पाया जाता था, जिसे उस समय अर्थ कहा जाता था। चूंकि उस समय यह माना गया कि इन खनिजों के भंडार बहुत ही कम हैं, तो इन्हें रेयर अर्थ कहा गया और इसी से मिलकर बन गया रेयर अर्थ, जबकि ये धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इसलिए ये न तो रेयर है न ही अर्थ है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादक देश है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस में रेयर अर्थ की एलिमेंट्स की काफ़ी मात्रा में मौजूदगी है। कनाडा, इंडिया, साउथ अफ्रीका के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन देशों में बास्टनासाइट, मोनोसाइट, लोपराइट और लेटराइट प्रमुखता से पाए जाते हैं। 2017 तक चीन अकेले ही विश्व का 80% रेयर अर्थ 80% रेयर एलिमेंट्स का उत्पादन करता था और उसका 94% उत्पादन सिर्फ बास्टनासाइट भंडार से ही आता था। 2011 के बाद कैलिफोर्निया के माउंटेन पास से बास्टनासाइट का खनन फिर से प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के माउंट वेल्ड से मोनासाइट का उत्पादन शुरू हुआ। रूस में लोपराइट का उत्पादन, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में मोनोसाइट का उत्पादन कमोबेश उसी टाइम पर शुरू हुआ। फिर भी चीन अभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों 2017 तक विश्व का रेयर अर्थ खनिजों का भंडार 120 मिलियन मैट्रिक टन के करीब आंका गया है, जिसमें सबसे अधिक चीन 37%, ब्राजील और वियतनाम 18%, रूस 15% और बाकी देशों के पास 12% का अनुमानित भंडार है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि इसी गति से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता रहा तो इसका मौजूदा भंडार 900 सालों से ज़्यादा चलेगा। लेकिन इसकी मांग हर साल बढ़ती जा रही है। विश्व में रेयर अर्थ के भंडार बहुत सारे स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे तांबा, टिन इत्यादि। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा भंडारण कहीं नहीं मिलेगा और जो मिलता भी है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या या आपस में ही मिले होते हैं, यानी मिक्स्ड होते हैं, या यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं। रेयर अर्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण कुछ इस तरह होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से या आसपास के पदार्थों से अलग करना बहुत ही कठिन होता है। यही वजह है कि इन एलिमेंट्स का शुद्धिकरण बहुत मुश्किल है। आज रेयर अर्थ के संवर्धन यानी प्रोसेसिंग की जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उससे थोड़ी मात्रा में भी रेयर अर्थ मेटल को निकालने के लिए बहुत सारा अयस्क यानी ओर चाहिए और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में नुकसानदायक कचरा जैसे रेडियो एक्टिव वाटर, जहरीला फ्लोरीन और कई सारे एसिड्स निकलते हैं। दोस्तों रेयर अर्थ के गुणों यानी प्रॉपर्टीज के कारण और इनकी उपयोगिता की जानकारी बढ़ने के साथ इनका इस्तेमाल और विस्तृत होता गया।
आज चाहे एलईडी लाइट्स हों या हाइब्रिड कार्स हों, ऑयल रिफाइनिंग हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हों, विंड टर्बाइन्स हों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों, यहाँ तक कि दवाइयों के उत्पादन में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली में रेयर अर्थ की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन तत्वों पर आम जनजीवन की निर्भरता कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा शायद लगाना मुश्किल है। दोस्तों, 1788 में स्वीडन के यट्रीबी नाम के स्थान पर माइनिंग के दौरान एक वर्कर को काले रंग का पत्थर मिला, जो इसके पहले कभी वहां नहीं पाया जाता था। और चूंकि उन दिनों अर्थ शब्द का प्रयोग उन पत्थरों के लिए भी किया जाता था जो एसिड्स में घुल जाया करते थे, इसलिए इस पत्थर को नाम दिया गया रेयर अर्थ। 1794 में एक केमिस्ट जॉन गैडोलिन ने उस जगह के नाम पर जहां पर यह पाया गया था, इसको नाम दिया एट्रिया। समय बीतने के साथ एटरबी की खदानों में इस प्रकार के 4 और दूसरे तत्व पाए गए, जिन्हें नाम दिया गया एट्रियम, एटरबियम, टर्बियम और एर्बियम। 19वीं शताब्दी में इन नए तत्वों की पहचान करना एक बेहद मुश्किल भरा काम था। 1803 में जोन्स बर्ज़लियस नाम के एक वैज्ञानिक ने सीरियम की खोज की और 1828 में थोरियम नाम के एलिमेंट की पहचान की। 1839 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल गुस्टाफ मोसांडर ने मिक्स्ड रेयर अर्थ की सूक्ष्मता से विश्लेषण किया और लैंथनम, एर्बियम और टर्बियम नाम के एलिमेंट्स की खोज की। 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में किरचॉफ और टॉबर बंसन नाम के वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के तकनीक को विकसित करने में सफलता हासिल की, जिससे प्रकाश पुंज यानी लाइट स्पेक्ट्रम का परीक्षण करके रेयर अर्थ तत्वों की पहचान की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी, जो आज भी है, कि इन्हें अलग कैसे किया जाए। दोस्तों, कार्ल वेल्सबैक नाम के एक लेबोरेटरी केमिस्ट ने पाया कि डिडिनियम नाम का एक एलिमेंट वास्तव में 2 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एलॉय यानी मिश्रण था, जिसे उन्होंने नाम दिया नियोडिडिनियम और प्रेजियोडिनियम। दोस्तों, कार्ल वेल्सबैक के वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के बारे में सोचा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अत्यधिक चमकीले यानी इनकैंडिसेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण यह काम की चीज हो सकती है। इनकैंडिसेंट का अर्थ हुआ जो चीज गर्म करने पर अत्यधिक रोशनी पैदा करती हो। वेल्सबैक ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक मैंटल यानी लैंप तैयार किया, जिससे चमकीली रोशनी निकलती थी और इसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता था। 1935 आते आते 50 लाख से ज्यादा लैंप तैयार किए जा चुके थे, पर समस्या यह आ गई कि पहले तो इन लैंप्स को जलाना मुश्किल था, दूसरा रेयर अर्थ के प्रयोग के बाद जो वेस्ट यानी कचरा निकलता था वह बहुत ही अधिक ज्वलनशील होने के कारण उसमें आग लगने का खतरा था। बाद में वेल्सबैक ने एक तरीका ढूंढ निकाला जिसमें रेयर अर्थ वेस्ट यानी कचरे को लोहे के साथ मिक्स करके फ्लिंट स्टोन तैयार किया गया, जिसको घिसने पर चिंगारी निकलती थी, स्पार्क। उन्होंने इसे नाम दिया फेरोसेरियम। इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर सिगरेट लाइटर और मोटर गाड़ियों में लगने वाले इग्निशन डिवाइसेस को बनाने में किया गया। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के ओर यानी अयस्क की आपूर्ति अधिकतर ब्राजील, इंडिया, नॉर्थ कैरोलिना से हुई और इसी के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी के दौरान एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी के बढ़ते क्षेत्र ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक नई वैज्ञानिक एवं भू राजनैतिक यानी साइंटिफिक एंड जियोपॉलिटिकल महत्व प्रदान किया। सबसे बड़ी चुनौती थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को के ओर यानी अयस्क से उसको अलग करना और एक दूसरे से अलग करना।
1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोजली ने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करके 15 एलिमेंट्स की पहचान की जिनके एटॉमिक नंबर्स 57 से 71 तक हैं। ओटो मैटनर और फ्रिज स्ट्रासमैन द्वारा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन की खोज और फिजन प्रोडक्ट्स यानी विखंडन उत्पादों में रेयर अर्थ के एलिमेंट्स की मौजूदगी ने 1939 में रेयर अर्थ एलिमेंट के महत्व को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिका के परमाणु बम कार्यक्रम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान एक गंभीर समस्या को हल करने के लिए जाने माने अमेरिकन रेयर अर्थ केमिस्ट फ्रैंक स्पेडिंग की सहायता ली गई। रेयर अर्थ इंप्योरिटीज यानी गंदगी न्यूक्लियर विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, सोख लेती थी, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में बाधा पहुंचती थी। यूरेनियम के शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन के दौरान रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अलग करके हटाने की आवश्यकता समझी गई। इसी दौरान अमेरिका के जाने माने रेयर अर्थ एलिमेंट रिसर्च सेंटर एम्स लेबोरेटरी की स्थापना की गई। दोस्तों, यूरेनियम के स्रोतों की खोज के परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट में माउंटेन पास खदान को विकसित किया गया। हालांकि इस खदान से प्राप्त यूरेनियम और थोरियम बहुत उपयोगी साबित नहीं हुए, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। 1950 के दशक में यूरोपियम का निकास यानी एक्सट्रैक्शन किया गया, जिसका प्रयोग नए आए कलर टेलीविजन टेक्नोलॉजी के लिए रेड फास्फोरस के उत्पादन में किया गया। बाद में उत्पादन को और विस्तृत करते हुए सीरियम, लैंथेनम, नियोडीमियम और प्रिजियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन किया गया। इस खदान के ओनर मॉलिबेडनम कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका यानी मॉलिकॉर्प का विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन और निर्यात में 1960 से लेकर के 2000 तक आधिपत्य यानी डोमिनेंस रहा। कोल्ड वॉर के दौरान 1945 से लेकर के 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हथियारों की होड़ की वजह से तमाम क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तेजी से काम हुआ, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल है। 1960 के दशक में अमेरिका की वायुसेना शोधकर्ताओं ने समारियम कोबाल्ट मैग्नेट विकसित किया, जो बहुत अधिक गर्म हो जाने पर भी अपनी चुंबकीय शक्तियों को बनाए रखने में कामयाब था और इसमें इस शक्तिशाली रेडार को बनाने में मदद मिली इसकी वजह से। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने स्कैंडियम नाम के रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रयोग करके मजबूत और हल्के एल्यूमिनियम बनाए, जिससे मिग 29 लड़ाकू जहाज़ों की परफॉर्मेंस में बेहतर परिणाम मिला। लेजर क्षेत्र में व्यापक रिसर्च के परिणाम स्वरूप इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट लेजर विकसित किया गया, जिसका उपयोग गाइडेड मिसाइलें बनाने में होने लगा। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर व्यापक रिसर्च किए गए और उसका परिणाम यह हुआ कि आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ें बनाई गईं। 1970 और 1980 के दशक में लैंथेनम और नियोडीमियम का प्रयोग करके निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी बनाई गई, जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता था। इन बैटरियों को बड़े स्तर पर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वीडियो कैमरा, हाइब्रिड कारों में इस्तेमाल किया जाने लगा। जनरल मोटर्स ने 1980 के दशक में नियोडीमियम आयरन बैरन चुंबक बनाए, जो काफ़ी हल्के होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते थे, जिनका प्रयोग पावर विंडोज, डोर लॉक्स, विंडशील्ड वाइपर, मोटर्स और इलेक्ट्रिक इंजन स्टार्टर्स में बहुत बड़े स्तर पर किया जाने लगा। जल्दी ही इसका इस्तेमाल कंप्यूटर हार्डवेयर ड्राइव्स और पर्सनल कंप्यूटर्स में होने लगा और इस तरह मैग्नेट्स को एक बड़ा मार्केट मिल गया।
दोस्तों 1990 के दशक में रेयर अर्थ के प्रयोग से बेल बेल लैब्स को एर्बियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर बनाने में सफलता मिली, जो फाइबर ऑप्टिक्स के सिग्नल को बूस्ट करता है, यानी सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन छोटे छोटे डिवाइसेस यानी यंत्रों की मदद से विश्व में लंबी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का नेटवर्क खड़ा कर पाना संभव हो सका। इसी की मदद से लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल सस्ती हो पाई और आज पूरी दुनिया में इंटरनेट डेटा पहुंच पा रहा है। आईफोन समेत तमाम स्मार्टफोन्स इस बात का प्रमाण हैं कि रेयर अर्थ मेटलर्जी और इसके एप्लीकेशंस कितने आगे बढ़ चुके हैं। लैंथेनम का प्रयोग होता है स्मार्टफोन्स के कैमरा में। न्यूडीमियम मैग्नेट्स का प्रयोग होता है स्मार्टफोन्स के स्पीकर्स में। इट्रियम और एर्बियम फास्फोरस का प्रयोग होता है स्मार्टफोन्स के स्क्रीन को और ब्राइट कलर्स देने में। दोस्तों, जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपयोगिता बढ़ रही है, विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव हुए जिससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन के ठिकाने बदल गए। पूरी 20वीं शताब्दी के दौरान मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों में ढिलाई, चीप लेबर, शिपिंग एवं संचार कीमतों में गिरावट के चलते 1980s और 1990s के दौर में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अमेरिका से बाहर का रुख किया, खास तौर पर उन देशों का जहां मजदूरी की, सेहत और सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधित कानून उतने कड़े नहीं थे, लेबर लॉज उतने स्ट्रांग नहीं थे। हालांकि इस कदम से अमेरिकी कंज्यूमर्स को सस्ती चीजें उपलब्ध हो पाई, पर फैक्ट्रियों के शिफ्ट होने से वहां रोजगार के अवसर कम हुए। जापान और तथाकथित एशियन टाइगर्स हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान एंड साउथ कोरिया जैसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भागीदारी बढ़ी। 1993 में यूरोपियन यूनियन के अस्तित्व में आने से अमेरिकन एकाधिकार को सीधी चुनौती मिली। दोस्तों, 1970s के दशक में चाइना ने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एवं इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की। 1978 और 1995 के बीच चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन 40% पर ईयर के रेट से बढ़ा और इसी के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेयर अर्थ मेटल्स के दामों में बहुत तेजी से गिरावट आई और इतनी गिरावट आई कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कंपनियां बिजनेस से बाहर हो गई। 1990s में चाइना की कंपनियों ने दूसरे देशों की रेयर अर्थ कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू किए ताकि इन्हें चाइना के नियंत्रण में लाया जा सके। दोस्तों, 2010 में चीन और जापान के बीच एक छोटे से विवाद के कारण चीन ने जापान को जाने वाली रेयर अर्थ शिपमेंट को रोक दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि रेयर अर्थ मेटल्स के प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई गुना बढ़ गए। तमाम देशों में उनकी रक्षा एवं टेक्नोलॉजी की जरूरतों को देखते हुए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चिंता बढ़ गई। बाद में 2012 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मूल्य 2009 के स्तर पर आए। दोस्तों, भविष्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत लंबे समय तक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, मटेरियल साइंस हो, मेडिकल एप्लीकेशंस हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपयोगिता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विंड टर्बाइंस, मोटर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बड़ी भूमिका है इन चीजों में, रेयर अर्थ की यूज में। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कंपनियां नए प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए प्रयासरत है। आज जरूरत है ऐसे टेक्नोलॉजी की को डेवलप करने की जिससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की
रिसाइकलिंग हो सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।